वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद को हमने कई इसके हिस्से हमने कवर कर लिए हैं और इस चैप्टर में हम यहाँ तक आ चुके हैं किस प्रकार यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, नेशनलिज्म कैसे यूरोप में आया और इस राष्ट्रवाद के निर्माण में किन किन फैक्टर्स की भूमिका रही, चाहे वो लोकल आपके फोकलोर थी, फोक सॉन्ग थे, उसके अलावा फोक डांस वगैरह थे, स्थानीय भाषाओं का योगदान रहा। उसके अलावा अगर आप जर्मनी में देखें तो जर्मनी में बिस्मार्क का योगदान था कि बिस्मार्क ने किस प्रकार जर्मनी को एक किया। इटली में आपने देखा गैरिबॉल्डी को। उन सब के बाद जब ये राष्ट्र राज्य बन चुके थे तो इनको जनता तक उतारने के लिए कि जनता इनसे प्रेम करे, इसके लिए उस समय के कलाकारों ने एक नया और नायाब तरीका खोजा। वो ये था कि इन देशों को एक चेहरा दे दिया गया और इन देशों को महिला के रूप में दिखाया गया। इन सभी देशों को महिला के रूप में दिखाया गया। एग्जाम्पल आपने देखा कि फ्रांस में मैरियन को दिखाया गया, जर्मनी में आपने देखा जर्मेनिया। तो उन कलाकारों ने इनका इस्तेमाल क्यों किया और इन सारी इस प्रकार देशों ने महिला को एक देश के रूप में पेश किया और उन महिलाओं के साथ में कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया। और वो सिंबल्स कौन कौन से थे और उनका क्या महत्व था, अब हमने देखना है। जो चित्र आपके सामने है ये एक पोस्ट स्टैंप है। मैरियन जो कि फ्रांस को उस समय दिखाया गया था मैरियन के रूप में। ये जो फ्रांस है उस फ्रांस को इस महिला के रूप में दिखाया गया है। इन चित्रों का इस्तेमाल उस समय के यूरोप के देशों में उनके नागरिकों में अपने देश के प्रति प्रेम को जगाने के लिए किया गया। उसके लिए सिक्के इसका इस्तेमाल हुए। सिक्कों पर इस प्रकार की आकृति दी गई, डाक टिकट पर इस प्रकार की आकृति दी गई, पब्लिक के चौराहों पर, सड़कों के चौराहों पर जो है इस प्रकार की मूर्तियों की स्थापना की गई ताकि लोग इनके प्रति प्रेम करें। इन सिंबल्स के द्वारा वो कुछ समझें। एक इसी प्रकार की एक चित्र आपके सामने है, यह है जर्मेनिया। यह जर्मेनिया का चित्र फिलिप वेट के द्वारा बनाया गया। यहां पर उसका नाम लिखा हुआ है फिलिप वेट। यह नाम थोड़ा आप ध्यान रख लेंगे, यह आगे भी काम आने वाला है। The artist prepared this painting of Germania on the cotton banner. जिस कपड़े के ऊपर इसको बनाया गया है वो कॉटन का है। As it was meant to hang from the ceiling of the Church of St. Paul, where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848. अगर आपको याद हो तो जर्मनी में 1848 में एक पार्लियामेंट तैयार हुई थी। उस पार्लियामेंट में 831 व्यक्तियों ने भाग लिया। ये कौन थे? उनके चुने हुए प्रतिनिधि। और उसी सेंट पॉल की पार्लियामेंट में, जिसको आप फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें इस चित्र को टांगना था 1848 वाले में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि जब उस पूरे जर्मनी की सत्ता एक व्यक्ति को सौंपनी चाहिए, एक राजा को, तो उसने साफ मना कर दिया कि वो इस जर्मनी का राजा बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस जर्मनी में पार्लियामेंट सर्वोपरि थी और पार्लियामेंट के अंडर में मोनार्क को राज करना था और वो राजा नहीं चाह रहा था कि उसकी पावर को जो है किसी प्रकार से भी कम किया जाए। तो लोगों ने बड़े सम्मान से उसके प्रति एक पूरा सम्मान दिखाकर उसको ये कहा कि इस पूरे जर्मन साम्राज्य का राजा आप बनिए और ये नई नई पार्लियामेंट है, हम मिलकर जो है सत्ता का उपयोग करेंगे और देश की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन उसने क्या किया? उसने बाकी राजाओं के साथ दोस्ती बढ़ाई और इस पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। तो उसी पार्लियामेंट में इस चित्र को टांगा जाना था। अब इसमें कुछ खास प्रकार के सिंबल्स देखो आप यहां पर इस्तेमाल हैं। तलवार है, यहां पर एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है,
झंडा ये पकड़े हुए हैं, एक अलग सा मुकुट ये डाले हुए, यहां पर एक मुकुट देखिए। अब इन बातों का अर्थ क्या निकलता है? कुछ चीजें आपके सामने हैं कि यहां पर सिंबल्स का किस प्रकार इनका मतलब हुआ करता। ब्रोकन चेन से, ये तो आपको बहुत पहले से पता है। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस समय से आप जानते हैं, 9th क्लास से आप जानते हैं कि ब्रोकन चेन का मतलब था आजाद होना। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, इसका मतलब है सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ये जर्मनी की ताकत का प्रतीक है। देखो यहां पर एक चेन है, टूटी हुई चेन पड़ी है। ये टूटी हुई चेन किसका प्रतीक है? कि अब जो है फ्रीडम आ चुकी है, आप फ्री हो चुके हैं। उसके अलावा इनकी छाती पर जो कवच है, उस कवच में आपको बाज दिखाई दे रहे हैं, ईगल दिखाई दे रहे हैं। ये ईगल, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक पेड़ की पत्तियों से बना हुआ ताज, ये जर्मनी में बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। मैं इस ताज की बात कर रहा था, ये रहा, ओक की पत्तियों से बना हुआ ताज, ये जर्मनी के लोगों में बहादुरी का प्रतीक है। स्वॉर्ड, रेडनेस टू फाइट, तलवार का मतलब होता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तलवार निकाली हुई है, तलवार मयान में नहीं है, नंगी तलवार आपके सामने है, और नंगी तलवार जो है वो क्रांति और युद्ध के लिए तैयार होने का प्रतीक मानी जाती है। इसका मतलब जर्मनी ये कहना चाह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जर्मनी युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब ये है, इस पिक्चर के द्वारा ये साफ साफ दिखाया जा रहा है, ये साफ संदेश दिया जा रहा है सारे यूरोप के राष्ट्रों को कि भाई देखो हमने तलवार बाहर रखी है, मतलब है कि जर्मनी युद्ध से डरता नहीं है। ओक की लीव्स की जो है मुकुट बनाया हुआ है, यानी ये बहादुरी का प्रतीक है, ये ताकत का प्रतीक है। और तलवार के साथ में ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, ये कहना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो तलवार तो हमारे साथ है ही, और साथ में हम शांति का प्रतीक भी देना चाह रहे हैं। जर्मनी वाले कहना चाह रहे हैं कि युद्ध करना लक्ष्य नहीं है, युद्ध को अगर टालना पड़ा, कोई शांति समझौता करना पड़ा तो हम कर लेंगे, क्योंकि ओलिव ब्रांच इन्होंने उसी हाथ में इस तलवार के इर्द गिर्द लपेटी हुई है। तो ये एक प्रकार से दोनों बातों का संदेश है कि जर्मनी शांति करने को भी तैयार है और जर्मनी जरूरत पड़ी तो युद्ध करने को भी तैयार है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, ये वही झंडा है जो 1848 में लिबरल राष्ट्रवादियों के द्वारा जो बनाया गया, उसको बाद में जर्मन जो राज्य थे उनके ड्यूक्स के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। उसी झंडे को अब ये थामे हुए हैं। ये झंडा आप देख लीजिए, ये रहा, इसमें ब्लैक है, रेड और गोल्ड कलर है। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, सूरज की जो किरणें हैं वो एक नए जमाने का प्रतीक है। आप देखिए पीछे, ये आपको सूरज की किरणें यहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। ये सूरज की जो किरणें हैं ये नए जमाने के आगमन का प्रतीक है कि नया जमाना अब शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार जो ये पिक्चर इन्होंने बनाई फिलिप वेट के द्वारा, ये बहुत कुछ कहना चाह रही है। अब आप यहां पर इस पिक्चर को देखिए, विद द हेल्प ऑफ द चार्ट इन बॉक्स 3, ये आपने देखा बॉक्स 3, ठीक है। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ वेट्स जर्मेनिया एंड इंटरप्रेट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पेंटिंग। In an earlier allegorical rendering of 1836, Waite had portrayed the Kaiser's crown at the place where he has now located the broken chain. Explain the significance of this change. देखो इस पिक्चर में आप जो है यहां पर
विलियम कैसर के ताज को देख रहे हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि यहां पर इनको साथ साथ क्यों दिखाया गया है। विलियम कैसर का ताज यहां पर है, ब्रोकन चेन यहां पर है, इस तलवार के साथ में ओलिव ब्रांच को लगाया हुआ है, ओक ट्री की पत्तियों से बना हुआ एक मुकुट हमारे सामने है, और ये साथ में जर्मनी में ताकत का प्रतीक ये ईगल, और पीछे वो सूर्य से निकलती हुई किरणें। तो इन सबको साथ साथ दिखाने का इनका उद्देश्य ये रहा है कि अब जर्मनी में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जर्मनी में जो राजतंत्र है, ठीक है वो राजतंत्र है, मोनार्की है, लेकिन अब जो है नया जमाना आ रहा है। अब वो गुलामी वाली बात नहीं रही, साथ में ब्रोकन चेन का होना इस बात का प्रतीक है कि अब वो गुलामी वाली बात नहीं है। सूर्य से निकलने वाली किरणें भी यही कहती हैं कि अब नया जमाना आ रहा है। तो ये जो साथ में इस ताज का होना और ब्रोकन चेन का होना, तलवार के साथ में ओलिव ब्रांच का होना, ये एक नए जमाने का आगमन है, नए जमाने का प्रतीक है। अगली इमेज में आप देख पा रहे हैं द फॉलन जर्मेनिया बाय जूलियस हबनर। जूलियस हबनर के द्वारा 1850 में इस चित्र को बनाया गया। इस पेंटिंग को देखकर आप समझिए यहां पर यह ताज पड़ा है, यहां पर एक कंकाल खोपड़ी पड़ी है, और एक जो महिला थी वो जर्मेनिया, जो जर्मनी राष्ट्र का सिंबल बन चुकी थी, जो महिला, उस जर्मेनिया को इस प्रकार जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई गया है। क्यों इनको दिखाया गया यहां पर? डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन फिगर 18। देखो यहां पर आपने फिगर 18 करना, ये शायद आपकी बुक में गलत मिलेगा, ये इसको आप फिगर 18 कर लेंगे, ठीक है। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स कुड हबनर बी रेफरिंग टू इन दिस एल्गोरिकल विजन ऑफ द नेशन। यहां पर हबनर जो है किन घटनाओं को दिखाना चाह रहे इस पिक्चर के द्वारा। एक आप यहां पर इस पेंटिंग को देख पा रहे थे, ये वाली पेंटिंग, जर्मेनिया किस प्रकार शानदार रूप से खड़े हुए दिखाई गई हैं। उनके हाथ में झंडा है, तलवार है, ओलिव ब्रांच है, मुकुट है, छाती पर कवच है, नीचे ब्रोकन चेन भी है, उगता हुआ सूरज है। उसी जर्मेनिया को 2 साल के बाद की पेंटिंग में इस प्रकार दिखाया गया है। इसका मतलब है 1848 से लेकर 1850 तक बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण जर्मेनिया को इस प्रकार दिखाया गया। यह वही कहानी है जो मैंने आपको बताई थी कुछ देर पहले कि जर्मनी के लोगों ने 1848 में एक पार्लियामेंट बनाई, उसमें 831 प्रतिनिधियों को भेजा। देखो आपको यहां पर कुछ बताया गया था, ये जब उनको वहां पर इस प्रकार भेजा गया उनकी पार्लियामेंट में, तो उम्मीद थी कि इनके द्वारा कुछ चेंज होगा, कुछ परिवर्तन आएगा देश में, पार्लियामेंट के तहत हम काम करेंगे। लेकिन जब यह पार्लियामेंट वहां पर गई, इस पार्लियामेंट में कितने शान से, देखो शुरुआत में झंडे पर एक महिला को दिखाया गया है, और जब उस पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी नाम नाम की थी, महिलाओं को पीछे खड़े होने के लिए कहा गया। झंडे पर तो आप महिला को दिखा रहे हैं, देश को तो आप एक महिला के रूप में शो कर रहे हैं कि हमारा देश, एक जर्मनी देश एक महिला की तरह है, महिला का रूप दे दिया आपने। उसी महिला को वहां पर आपने अधिकार क्यों नहीं दिए? अगर आप इतना ही ढोंग करते हैं कि जर्मनी के झंडे पर एक महिला को दिखाया गया, यूं तो आप कहते हैं कि भारत माता, भारत माता, हम भारत में कहते रहते, हमारे नेता भी कहते कि भारत माता की जय बोलो, भारत माता कहते रहते बार बार। और उसी देश में जब महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता हो, तो फिर उसको भारत माता कहने से क्या फायदा है? फिर जिस देश में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं और वो देश अपने आप को यह बोलता हो कि भारत माता, उनके ऊपर हमले होते हों,
महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता हो, तो फिर ऐसे देश में आप फिर तो ये कहना छोड़ दीजिए कि इस देश को हम माता का दर्जा दे चुके हैं। तो जर्मनी वाले यही बात कर रहे हैं। झंडे पर तो एक महिला की फोटो लगा दी, देश को महिला का रूप दे दिया, लेकिन जब पार्लियामेंट अंदर बैठी, उस पार्लियामेंट में महिलाओं को अधिकार नहीं है। महिलाओं को बस ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर रखा गया कि आप सिर्फ यहां पर ऑब्जर्वर हैं। और चलो जैसी भी वो पार्लियामेंट थी, टूटी फूटी जो भी थी, उसको भी बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया। 1850 का समय आते आते वो पार्लियामेंट भी खत्म की जा चुकी थी। उस पार्लियामेंट को भी उनके राजा ने खत्म कर दिया था। तो ये पेंटिंग ये दिखाना चाह रही है कि यहां पर जो दिखाया गया और अंदर जो एक्चुअली में हालात थे उसमें कितना अंतर है। महिलाओं की दुर्दशा जो राजनीति में थी उसको इस फॉलन जर्मेनिया के द्वारा, पड़ी हुई जर्मेनिया के द्वारा दिखाया गया है। तो ये पेंटिंग उस समय की महिलाओं की और उस समय जर्मनी की उम्मीदों को दिखाती कि जर्मनी की उम्मीदें टूट चुकी थी। आम लोग जो उम्मीद लगा चुके थे कि ऐसा होगा, जर्मनी में जो परिवर्तन होगा, वो हुआ नहीं। इसलिए इस जर्मेनिया को इस प्रकार दिखाया गया है। अब आप यहां पर देखिए, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। अब ये 1860 की पेंटिंग है, लॉरेंस क्लासन के द्वारा। लॉरेंस क्लासन वाज कमीशन टू पेंट दिस इमेज। The inscription on Germania's sword read, "The German sword protect the German Rhine." अब इस जर्मेनिया के हाथ में ये तलवार है और इस तलवार पे यहां पर लिखा हुआ है कि द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। ये जर्मनी की तलवार इस जर्मनी के जो राइन क्षेत्र है, राइन नदी के पास का क्षेत्र, उसकी रक्षा करती है। अब यहां पर देखो ये पेंटिंग कुछ वर्षों बाद इस प्रकार दिखाएगी। अब एक चित्र और आपके सामने आने वाला है। लुक वंस मोर एट फिगर 10। इमेजिन यू आर अ सिटीजन ऑफ फ्रैंकफर्ट इन मार्च 1848 एंड वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप उस समय 1860 की जर्मन फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी, आप उस समय उस प्रोसीडिंग को देख रहे होते। हाउ वुड यू एज ए मैन सीटेड इन द हॉल ऑफ डेपुटीज एंड एज ए वुमेन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द गैलरी रिलेट टू द बैनर ऑफ जर्मेनिया हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। उस जर्मेनिया के चित्र को आपने देखना है। देखो ये रहा, ये वो फिगर 10 है और ये फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट का दृश्य है। यहां पर आपको देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको साफ साफ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसी को आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए। पहला आप इस पेंटिंग को देखो। इस पेंटिंग में पुरुष भी हैं और महिलाओं को जो है पीछे खड़ा रहने के लिए कहा गया। महिलाएं यहां पर जो है ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। ठीक है, तो आपने दोनों नजरियों से देखना कि अगर आप एक मैन होते, एक पुरुष होते जो कि आप उस हॉल में बैठे हैं, तो आप इसके बैनर के बारे में क्या सोचते, और अगर आप एक महिला होते जो कि आप उस गैलरी में बैठे खड़े हैं जहां से आप पूरी मीटिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी उसमें कोई जो पार्टिसिपेशन नहीं है, बस आप ऑब्जर्वर हैं क्योंकि आप महिला हैं, तो इस नजरिए से आप उसे जर्मेनिया के जो बैनर है उसको देखकर आप क्या सोचते। सबसे पहले तो मैं आपको ये चित्र बड़ा दिखाता हूं कि ये देखो, अब इसकी बात चल रही है। मोटे मोटे तौर पर आप इसको मान लीजिए कि ये जो वही चित्र है जो आपको वहां पर टांगा गया है। अगर आप उस समय एक पुरुष होते तो आपका नजरिया इसके बारे में क्या होता। आप देखते कि भाई ठीक है, चलो अच्छा हुआ, कम से कम इतने लंबे संघर्षों के बाद हमारे देश की जो आधी जनसंख्या है यानी महिलाएं, उन महिलाओं को कुछ सम्मान तो मिला। महिला को कम से कम जो है एक देश के रूप में दिखाया गया।
महिला के अधिकारों की थोड़ी शुरुआत तो हुई, तो आपका वहां पर जो है रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता कि चलो ठीक है, महिला को इस प्रकार यहां पर सम्मान दिया, हम इस बात से खुश हैं। लेकिन अगर आप वहां पर एक महिला होती और उस समय आप इसको देखते, तो आप क्या सोचते कि कहने को तो हमारी इमेज इस प्रकार जो है देश के बैनर में बना दी, एक महिला को देश के रूप में दिखा दिया, जर्मनी के रूप में, लेकिन हमें जो है जिस मीटिंग में हमारा ही बैनर लगाया गया है, जिस पार्लियामेंट में हमारा ही बैनर लगाया गया है, उसी मीटिंग में, उसी पार्लियामेंट में हमें सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में लिया गया है। कहने को तो इतनी बड़ी भूमिका हमारी दिखा दी कि महिला देश का प्रतीक है, और इन रियलिटी क्या हुआ है, हमें यहां सिर्फ विजिटर्स गैलरी में खड़ा होने को मौका दिया गया, बस हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। तो वहां पर आपके दिमाग में दो प्रकार के विचार होते अगर आप महिला होती तो, कि यहां तो हमें दिखा दिया इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि हमें हमारे अधिकार भी नहीं दे रहे। और अगर आप पुरुष होते तो सोचते चलो कुछ ना कुछ, चलो ठीक है भाई, कुछ तो शुरुआत हुई। तो इस प्रकार जो है ये पेंटिंग कटाक्ष भी करती है कि आपने इस प्रकार जो है इनको ये दिखा दिया, सम्मान तो दिखा दिया कि ये, लेकिन वास्तव में जो है वो वाली बात थी नहीं। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद है और इसका साम्राज्यवाद से क्या ताल्लुक है। ये राष्ट्रवाद जो हमने पढ़ा अभी तक है, जो किन किन इसमें जो है स्वरूप में हमारे सामने आया, इस राष्ट्रवाद को बनने में पता नहीं किन किन फैक्टर्स का योगदान था, जिनमें लैंग्वेज, फोकलोर, उसके अलावा फोक डांस, राष्ट्रवादी नेता, उदारवादी नेता यानी कि लिबरल्स, इन सब का योगदान रहा कि एक राष्ट्र हो, एक कॉमन चीज हो जिसके आधार पर एक राष्ट्र बने। जब ये कॉमन चीज ढूंढ ली गई, अगर नहीं मिली तो तलवार के दम पर उसको राष्ट्र बनाया भी गया है। तो जब ये राष्ट्र बने, और जिस उम्मीद के साथ बने कि राष्ट्र बनेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लिबरल्स को लगा, मिडिल क्लास को लगा कि अगर हम एक नेशन बन जाएंगे तो नेशन बनने से हमारा जो कुछ फायदा होगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल राइट सबको दिए जाएंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगी। जब इस प्रकार के सपनों के साथ एक नेशन का निर्माण किया गया, धीरे धीरे कैसे उस राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद के साथ दोस्ती कर ली। दोनों अलग बातें हैं। लोगों ने पता नहीं किन तरीकों से, कितने संघर्षों के बाद, कितने सपने सजाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया। किसानों को लगा कि अब हमें जो है बुरे हालात नहीं देखने पड़ेंगे अगर हम एक राष्ट्र का हिस्सा होंगे। मजदूरों को लगा कि जब हम एक राष्ट्र बन जाएंगे, एक नेशन बन जाएंगे, तो हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो चीटिंग नहीं कर पाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, एक राष्ट्र होगा। महिलाओं को भी लगा था कि हम इतने सारे संघर्ष हमने किए हैं, हमें कुछ अधिकार मिलेंगे। मिडिल क्लास को लगा कि हमारी भी वैल्यू होगी, एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, साइंटिफिक थॉट्स को प्रमोट किया जाएगा, ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। तो इतने सारे सपने लोगों ने देखे कि एक राष्ट्र होगा तो ये राष्ट्रवाद है। उसके प्रति प्रेम भी दिखाया, हर प्रकार से प्रेम दिखाया। और जब इस राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद के साथ दोस्ती की तो इसका परिणाम क्या निकलने वाला वो देखो। कैसे ये जो राष्ट्रवाद था वो साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो गया। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its
idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. जिन मूल्यों को लेकर यह राष्ट्रवाद बना था, आदर्शवादी, बहुत अच्छे अच्छे विचार, किसानों को भी दुखी नहीं होना पड़ेगा, मजदूरों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, महिलाओं को भी कुछ अधिकार मिलेंगे, ऐसे ऐसे आदर्शवादी, लिबरल, उदारवादी और कुछ डेमोक्रेटिक के भावनाओं को लेकर जो ये राष्ट्रवाद बना था, जिस राष्ट्रवाद का आधार ये था, ये चार बातें आप देख लें, तीन बातें, ये सेंटिमेंट उस राष्ट्रवाद की जड़ थी। और अब क्या था, 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर आते आते अब ये सारी बातें खो चुकी थी, बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। अब ये बातें बहुत ही जो है छोटे एक स्तर तक आ चुकी थी, अब इनकी वैल्यू नहीं बची थी। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब है, आप समझिए कि इससे बाद का समय, बस ये मान लीजिए कि करीब करीब ये मानो, अगर आप एग्जैक्ट लेके चलते हैं तो आप इतना मानिए कि 1871 के बाद का समय। ये जो अगले 25-30 वर्ष जो अभी चल रहे हैं, उसके बाद जो होने वाला है, इस बीच में जो हुआ उसमें क्या हुआ, राष्ट्रवाद ने अपने इन्हीं आदर्शों को खो दिया और अब जो ये राष्ट्रवाद है वो साम्राज्यवाद की तरफ चला गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other and every ready to go to war. जिनका दिखावा करके जो बड़ा शोर शराबे के साथ जो राष्ट्र बने थे, जो ये कह रहे थे कि हम फ्रांस राष्ट्र है, हमने इतना अच्छा काम किया, हमने इटली बना दिया, पूरे इटली को हमने एक कर दिया, हमने पूरे जर्मनी को एक कर दिया, बिस्मार्क ने किया। तो ये सोचकर किया था ना लोगों ने, सपोर्ट क्यों किया था, लोगों ने इन चीजों की लगा था कि ये चीज होने वाली है और शुरुआत में थी भी। अब धीरे धीरे इनको लोग भूल चुके थे। जिन नेताओं ने ये राष्ट्रवाद को बनाया, अब वो नेता इनको भूल कर साम्राज्यवाद का दामन पकड़ चुके थे। अब ये आपस में इतने इंटॉलरेंट हो चुके हैं कि इनको एक दूसरे से भी दुश्मनी है, हर छोटी सी बात पे लड़ने को तैयार हैं। लोगों की जो भावनाएं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले तो उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई कि भाई ये राष्ट्र है, इस पिक्चर को आप देख लीजिए, ये जो महिला है ये जर्मन राष्ट्र है, जर्मेनिया, ये जो महिला है ये फ्रांस राष्ट्र है, मैरियन है, ये ब्रिटिश राष्ट्र है, ये इटालियन राष्ट्र है। इस प्रकार के तमाम ये खोखले आदर्श दिखाकर आम जनता की सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया। लोगों ने यह माना कि हां भाई, इसकी रक्षा करना तो हमारा राष्ट्रवाद है। तो अब देशभक्ति यह हो चुकी थी कि ये जो हमारे सामने जो पिक्चर पेश की जा रही है इस राष्ट्रवाद की, इस देश की, इस नेशन की, कि यही देशभक्ति है। और इस देशभक्ति के लिए दूसरे देश के ऊपर अटैक करना और दूसरे पर कब्जा करना, ये कहां से राष्ट्रवाद का हिस्सा हो गया। राष्ट्रवाद तो वो था ना कि जो आप में कॉमन चीज थी, भाई आपकी कॉमन बातें हैं, कॉमन कल्चर है, लैंग्वेज है, कॉमन आपके इंटरेस्ट हैं, फायदा कॉमन है आपका, तो आप लेके चले। लेकिन क्यों ये राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में तब्दील हो गया और किसने किया ये? द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. इन राष्ट्रवादी नेताओं ने, इन यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों ने, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इन यूरोप की बड़ी ताकतों ने क्या किया? जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी, जो राष्ट्रवाद से, नेशन से जो लोगों की उम्मीदें थी, उनकी जनता की जो उम्मीदें हुआ करती,
उन उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया और उनकी भावनाओं को इस प्रकार साथ लेकर, उनकी भावनाओं का मजाक बनाकर, राष्ट्रवाद के नाम पर इन व्यक्तियों को मूर्ख बनाकर इन लोगों ने अपने साम्राज्यवादी चेहरे को दिखाया कि हम तो थे कुछ और, हमने तुम्हें दिखाया कुछ और था। उनको एक बहुत आदर्शवादी पेश किया गया, हम पता नहीं क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होना था, बस इन्होंने अपने साम्राज्यवादी सपनों को साकार करना था, इसलिए इन्होंने इन आम जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ बनाया राष्ट्रवाद के नाम पर कि ये राष्ट्रवाद है। अब लोग जो है उनकी बातों में आकर राष्ट्रवाद करते करते वो ये भूल चुके थे कि एक्चुअली में नेशनलिज्म क्या होता है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans। सबसे ज्यादा यूरोप में जिसने इस घटना को बदतर बनाया पूरे यूरोप में, वो था बाल्कन नेशन। यूरोप के कुछ देशों को हम बाल्कन कहते हैं। अब देखो ये बाल्कन राष्ट्र कौन से हैं। द बाल्कन्स was a region of geographical and ethnic variations comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro। इस प्रकार के जो देश हैं जहां पर रहने वाले व्यक्तियों को हम स्लाव कहते हैं, इनके जो निवासी हैं वो स्लाव कहलाते हैं। तो इन देशों से मिलकर बनता है बाल्कन। जिस प्रकार हम कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें इंडिया और उसके आसपास के कुछ कंट्री को लेते हैं, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। उसी प्रकार यूरोप के ये देश मिलकर कहलाते हैं बाल्कन। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। इन बाल्कन्स के ऊपर ओटोमन साम्राज्य का राज था, या फिर ये मानिए कि ओटोमन एम्पायर के अंडर में ये सारे कंट्री भी आया करते, बहुत सारे। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। जब यूरोप में रोमांटिक राष्ट्रवाद की विचारधारा फैली, रोमांटिक राष्ट्रवाद की, समझते हैं ना ये रोमांटिक राष्ट्रवाद क्या होता है? भावुक, भावनाओं से जुड़ा हुआ, जिसमें लॉजिक यानी तर्क और साइंस को जो है परे रखकर भावनाओं को जो है इस प्रकार से लोकल गीतों को साथ लेकर जो बातें फैलाई गई उसको आप कहते हैं रोमांटिज्म। तो जब ये रोमांटिक राष्ट्रवाद जब इनमें पहुंचा तो बाल्कन्स में क्या हुआ, जो बाल्कन के जो राष्ट्र हैं उनके दिमाग में यह बात आई कि हमें तो इस ओटोमन एम्पायर में रहना ही नहीं है, हमें तो आजाद होना है। हम तो आजाद थे पहले से ही। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success। ओटोमन साम्राज्य ने भी क्या किया, देखो वैसे तो ये मुस्लिम एम्पायर था, लेकिन इस ओटोमन एम्पायर ने क्या किया, 19th सेंचुरी में अपने आप को मॉडर्न करने का प्रयास किया, नए नए तरीके लेकर आए और अपने आप को थोड़ा मजबूत करने का प्रयास भी किया, लेकिन इसमें सफल कम हुए। पूरे यूरोप में जो सबसे पीछे रहा इस प्रकार वो था तुर्की, और तुर्की का ही साम्राज्य कहीं ना कहीं ओटोमन साम्राज्य था, ओटोमन एम्पायर था। तो इस कारण इस ओटोमन एम्पायर को मॉडर्न होने में सफलता कम मिली बाकी यूरोपियन देशों के मुकाबले, और इस बात का फायदा उठाया इन्होंने, बाल्कन्स ने। वन बाय वन its European subject nationality broke away from its control and declared independence।
इस तरह एक एक करते करते इसके सारे जो यूरोपियन देश थे उन्होंने इससे अलग होने का रास्ता अपना लिया, इससे टूटते गए और अलग होते गए। ओटोमन साम्राज्य बिखरता गया और उससे कई सारे यूरोपीय देश अलग होते गए। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी and used history to prove that they had once been independent। जो बाल्कन राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने अधिकारों की मांग की, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, उन्होंने क्लेम किया कि हम तो पहले से ही आजाद थे, बाद में हमारे ऊपर इन मुसलमानों ने राज किया, हमारे ऊपर अधिकार किया, हम तो पहले से आजाद थे। तो इसलिए इन्होंने अपनी उस पुरानी हिस्ट्री का इस्तेमाल किया कि हम देखो हम तो बहुत पहले आजाद हुआ करते, तो अब गुलाम क्यों रहे और अब इस ओटोमन साम्राज्य में क्यों रहे। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को इससे विदेशी ताकत से अलग कर लिया कि ये ओटोमन साम्राज्य जो है ये विदेशी ताकत है और हम तो पहले से आजाद थे और हमें आजाद रहने का हक है। Hence the rebellious nationalites in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। इस प्रकार हुआ क्या, ये तो बाल्कन्स थे, इन बाल्कन्स के दिमाग में जो स्ट्रगल जो थी, संघर्ष था, उनके संघर्ष का मतलब ये था कि हमने अपनी खोई हुई आजादी को वापस पाना है। इनका संघर्ष ये है, इनका संघर्ष ये नहीं कि हमें भाई कुछ और इनसे एक अलग साम्राज्य बनाना है, इनका संघर्ष ये है कि हमने हमारी खोई हुई आजादी को वापस पाना है, जो कि हम पहले आजाद हुआ करते। As the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। जिस प्रकार ये सारे डिफरेंट स्लाविक नेशन जो थे, स्लाविक देखो यहां पर स्लाव कौन है, यहां के रहने वाले व्यक्तियों को हम स्लाव कहते हैं, अलग अलग कंट्री में थे, स्लाव थे। जिस प्रकार इन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई छेड़ी कि भाई हम तो अलग थे, हम बुल्गारिया अलग था, रोमानिया अलग था, स्लोवेनिया अलग था, तो इस प्रकार इन्होंने जब आजादी की लड़ाई छेड़ी तो जो बाल्कन एरिया है, बाल्कन एरिया एक खतरनाक संघर्षों का क्षेत्र बन चुका था। इस पूरे में टर्मोइल थी, खलबली मची हुई थी पूरे बाल्कन क्षेत्र में कि हमें आजाद होना है। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। एक तो इनको आजाद भी होना है और दूसरा ये आपस में बहुत जलते हैं, इनकी आपस में नहीं बनती है। आजाद तो होना ही है और आजाद होकर अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना है, एक दूसरे पर कब्जा भी करना है। तो इस प्रकार जो है सिचुएशन यहां पर बहुत बिगड़ती जा रही थी। आजाद होने का प्रयास भी कर रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। समस्या यह थी इनको लड़ता हुआ देखकर कि ये तो भाई ओटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते हैं और ऊपर से आपस में लड़ रहे हैं। तो इनको लड़ता हुआ देखकर जो यूरोप की जो बिग पावर थी, अब उनके दिमाग में तरह तरह का लालच आना शुरू हो गया कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो क्यों ना इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। इसलिए स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ये इस तरह की जो बिग पावर हैं यूरोप की, अब ये उनके निशाने पर भी आ चुके हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। ये वही समय था जब यूरोप की ताकतों के बीच में, जो यूरोप के बड़े बड़े साम्राज्य थे, उनके बीच में व्यापार और कॉलोनीज को लेकर जो कि उपनिवेश हुआ करते, एग्जाम्पल इंडिया अंग्रेजों का उपनिवेश था, इस प्रकार की बात चल रही है। उस समय के बड़ी बड़ी यूरोपीय ताकतों में
जब व्यापार और कॉलोनीज को लेकर आपसी संघर्ष था, उसी समय इनके सामने एक ऐसा मौका आया कि बाल्कन राज्य ओटोमन साम्राज्य से अलग होने का प्रयास कर रहे थे और उल्टा आपस में लड़ रहे थे। तो अब ये सारे बाल्कन स्टेट इनके निशाने पर आ चुके हैं। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। तो इसलिए जो है बाल्कन समस्या अब वो इनकी अपनी समस्या बन चुकी थी और अब इनके बीच में इन बाल्कन राज्यों को हथियाने की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो अब देखो यूरोप में चल क्या रहा है, यूरोप में बंदरबाट चल रही है, पता नहीं कौन किस पर आक्रमण करने वाला है, सारे आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं। ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर was keen on countering the hold of the other powers over the Balkans and extending its own control over the area। सारे के सारे ये देश जैसे कि रसिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये चाहते हैं कि इन बाल्कन्स के ऊपर इनमें से किसी का राज ना हो जाए। रसिया चाहता है कि जर्मनी को रोक दूं मैं, जर्मनी चाहता है कि मैं इन दोनों को ही रोक दूं, कोई भी नहीं आ पाए इस पूरे इलाके में। ऑस्ट्रिया हंगरी चाहते हैं कि नहीं, हम तीनों को ही नहीं आने देंगे। तो ये इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि इन बाल्कन्स के ऊपर हम तुम्हें नहीं आने देंगे, और तुम्हें नहीं आने देंगे तो फिर हम खुद जाएंगे। तो इसलिए जो है ये एक दूसरे को काउंटर भी कर रहे हैं, ताकि अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा साम्राज्य बढ़ जाएगा। दिस लीड टू ए सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक। इनके बीच में यही समस्या थी कि आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही समस्या रही जो आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहलाई। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो इन्हीं बातों को लेकर तो हुआ कि इस पूरे बाल्कन क्षेत्र में कब्जा कौन करेगा। तो कितनी खतरनाक लड़ाई जो इनके बीच में यहां पर शुरू हो चुकी है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नुकसान ये होगा कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर को अंजाम देने वाला है। जो पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी उस लड़ाई के बाद भी जो अभी अनसॉल्व रह जाएंगी, और इसके कारण आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा। ये देखो, आप उस समय का एक मानचित्र आपके सामने है कि एक मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। एट द टॉप एंजल्स वर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। यहां पर आप देखिए ये जो फरिश्ते हैं ये आजादी का बैनर पकड़े हुए हैं। इन द फोरग्राउंड ब्रिटानिया, यहां पर आपको ब्रिटानिया जो कि ब्रिटिश नेशन का सिंबल है वो यहां पर दिखाई दे रही हैं। सिटिंग ओवर द ग्लोब, देखो ये ग्लोब ऊपर बैठी है। इसका मतलब क्या है कि पूरी धरती के ऊपर हमारा राज है। ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे ग्लोब के ऊपर मैं बैठी हूं, तो ये इंग्लैंड इनका राजा है। द कॉलोनीज आर represented through image of tigers, elephants, forest and primitive people। इसमें आप देखें यहां पर जो ये जंगली जानवर और इस प्रकार के जो कपड़े पहने कुछ व्यक्ति यहां पर दिखाए गए हैं, ये अंग्रेज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तो कितने एडवांस थे और तुम कितने आदिवासी, तुम कितने बाबा आदम के जमाने के हो। द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड। तो ये एक प्रकार से देखो ये दिखाना चाह रहे कि ये इंग्लैंड कितना ताकतवर देश है कि पूरी दुनिया पर राज करता है। और ऐसी बातें सबके दिमाग में थी, इंग्लैंड में नहीं फ्रांस के दिमाग में भी थी कि हम भी दुनिया पर राज करें। तो बाल्कन समस्या जो है वो इनकी यहां पर एक मुख्य समस्या होने वाली थी। और इसके बाद बच्चों देखो अब यहां पर क्या रहता है कि ये जो राष्ट्रवाद है जब ये इससे मिलता है साम्राज्यवाद से, तो इसने पूरे एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जो है जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। लेकिन जिस समय ये यूरोप के राष्ट्र इस प्रकार आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, उसी समय जो इनकी कॉलोनीज थी जिन पर इनका राज हुआ करता,
वे इनसे आजादी की लड़ाई की मांग कर रहे हैं कि हमें तुमसे आजाद होना है। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट and were inspired by a sense of collective national unity forced in confrontation with the imperialism। तो इस समय इनके खिलाफ में जो साम्राज्यवादी विरोधी जो आंदोलन चले, चाहे वो भारत के केस को आप ले लें कि जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ में, ये जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट थे जो कि सभी जगह पर ये शुरू हो चुके थे, ये इसलिए थे कि हमें भी जो है इंडिपेंडेंट नेशन बनना है, आजाद राष्ट्र बनने की उनका संघर्ष था ये। और इनके अंदर भी वही भावना थी कि हमारे अंदर भी एक नेशनल यूनिटी है, इसलिए हमें भी आजाद होने का हक है। और इसलिए ये देश, इसलिए इनके साम्राज्यवादी के खिलाफ जो नेता इकट्ठे हुए थे, उन्होंने इनका सामना किया कि भाई हमें भी तो एक होने का हक है, हमें भी तो आजाद होने का हक है। European ideas of nationalism were nowhere replicated. The people everywhere developed their own specific variety of nationalism। जो यूरोप का जो राष्ट्रवाद था, अब लोगों ने उसको भुला दिया। अब लोगों ने राष्ट्रवाद अपने हिसाब से डेवलप किया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। इंडिया में राष्ट्रवाद भारत के लोगों ने अपने हिसाब से उसको डिजाइन किया। But the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। लेकिन जो ये आइडिया था कि जो ये समाज हैं इनको एक होना चाहिए और ये नेशन स्टेट बन सकते हैं, सारे समाज मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अब ये कॉमन चीज थी और पूरी दुनिया भर में इसको एक्सेप्ट किया गया कि भाई इन समाजों को एक होकर राष्ट्र बनने का हक है। और अब जो लड़ाई शुरू हुई वो इस साम्राज्यवाद के खिलाफ थी कि हमें तुमसे अलग होना है, तुम्हारा जो राष्ट्रवाद है वो साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ है। वो जो यूरोप का राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था। एक दूसरे पर अधिकार करना, दूसरे के क्षेत्र को छीनना, लगातार आक्रमण करना। अब उनका राष्ट्रवाद खो चुका था और वो राष्ट्रवाद अब साम्राज्यवाद बन चुका था। इसलिए दुनिया भर के देशों में इसके खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, भारत में भी शुरू हो चुकी थी। इस प्रकार जो है ये सब यहां पर स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों, ये हमने हमारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर लिया है, किस प्रकार यूरोप का राष्ट्रवाद था। और अब उसके बाद जो है हम मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट उसमें चैप्टर में कि भारत में इसका असर क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद क्या था। तो आज की वीडियो में इतना, ठीक है, नमस्कार।